स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं आज के सेशन में, जहां से हम लोग डेली शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे आप जानने वाले हैं यहां पर इतिहास के बारे में। आज का जो हमारा सेशन है वह इंडियन इंडिपेंडेंस पर है। बहुत कम समय में पूरे इंडियन इंडिपेंडेंस को लगभग 45 से 1 घंटे के अंदर कवर कर दूंगा और आपसे ये भी बता दूं कि उसमें वो मैक्सिमम फैक्ट शामिल होंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी बताना है कि इस सेशन में आप जब भी 9 PM पर जुड़ेंगे तो आपको एक चीज का अंदाजा होगा कि अलग अलग टॉपिक से, जो कि हिस्ट्री के टॉपिक होंगे, फिर पॉलिटी के टॉपिक होंगे, जैसे कि आपने ज्योग्राफी अभी आशुतोष सर से पढ़ा था, तो अब यहां से हिस्ट्री लेना स्टार्ट मैं कर रहा हूं। और आप देखना ना भूलिएगा हर दिन ये सेशन, क्योंकि इसी सेशन से आपको आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में पूरी नॉलेज मिलने वाली है। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन क्या था? ये राष्ट्रीय आंदोलन क्यों जरूरत पड़ी राष्ट्रीय आंदोलन की? ये राष्ट्रीय आंदोलन आखिर किस मायने में दुनिया से अलग है? ये राष्ट्रीय आंदोलन के चरण क्या क्या रहे हैं? इस राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से लोग सहभागी रहे? कौन कौन से गवर्नर जनरल ऐसे रहे जिनका इंपैक्ट पड़ा है राष्ट्रीय आंदोलन पर? वो कौन से ऐसे आंदोलन हैं जिन्होंने ट्रिगर की तरह काम किया? वो कौन से ऐसे कांग्रेस के सेशन थे जिनकी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट में टूट आ गए, यानी विभाजन हो गया? वो कौन सा ऐसा एक्टिविटी था जिसकी वजह से पूरी भारतीय कौम की बात कर रहा हूं, सड़कों पर निकल कर आ गई 1942 में? आखिर वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जिसने फाइनली डिसाइड कर दिया था कि अब यहां से भारत का विभाजन ही तय है, यहां से अब हम एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते? तो आइए इन सब को जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो देखते हैं पूरी वीडियो। उससे पहले आप अगर पहली बार यह सेशन देख रहे हैं और इस चैनल पर आए हैं तो आप सब जरूर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा @GAGS बाई रहबर सर। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की वह प्रक्रिया थी जिसमें भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। यह आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक चला और उसमें कई चरण, कई सारे नेता, कई सारी विचारधाराएं और कई सारे आंदोलनों का योगदान रहा है। लेकिन कई बार हमें अगर एग्जाम क्लियर करना होता है तो सिलेबस को पढ़ना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी रहता है। हमें आज के इस सेशन में यात्रा तय करनी है 1857 से लेकर 1947 तक। 1947 क्या है? रिजल्ट है। 1947 क्या है? रिजल्ट है। और 1857 से लेकर 1947 तक एग्जाम है। और 1857 अपने आप में क्या है? सिलेबस है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं सर? आप सबने सुना होगा कि 1857 की जो क्रांति रही है वो विफल रही। क्यों विफल रही भैया? क्योंकि उसके कई सारे कारण थे 1857 की क्रांति के विफल हो जाने के। तो वो कौन कौन से कारण थे जो मैं कह रहा हूं कि ये सिलेबस की तरह है 1947 के रिजल्ट के लिए, बीच के एग्जामिनेशंस के लिए? तो ऐसे में अगर आप लोग बेटा इस सेशन को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस सेशन में बहुत कुछ आपको जानने को मिल सकता है, तो आप सब से मेरा रिक्वेस्ट है बेटा कि आप सब इस सेशन में जुड़ तो गए हैं, लेकिन जुड़ने के बाद बेटा आप सब यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। जितने लोग लाइव हैं एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा, ठीक है? चलिए
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरण। अभी हम उस पॉइंट पे आएंगे जरूर जहां पे मैंने बात किया था 1857 सिलेबस और पीवाईक्यू है, 1857 से 1947 तक एग्जाम है और 1947 अपने आप में रिजल्ट है। तो बेटा जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो और रिजल्ट की प्राप्ति चाहिए होती है तो आप सिलेबस और पीवाईक्यू पे ध्यान देते हो ना, देते हो कि नहीं देते हो? बिल्कुल देते हो, ठीक है। तो चलो अभी उस पर बात करते हैं। देखो राष्ट्रीय आंदोलन के कई सारे चरण रहे हैं बेटा। पहला है आपका इनिशियल फेज रहा है। इनिशियल फेज 1857 से लेकर के 1905 तक रहा। यह चरण भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाला चरण था। यानी इस फेज में जितने भी आंदोलन रहे वह मेनली लोगों में अवेयरनेस फैलाने वाले रहे, साथ ही साथ इंडिविजुअल रहे। बहुत बड़े स्तर पर कुछ नहीं हो पाया। नॉर्मली अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग मूवमेंट चला रहे हैं, कोई क्रांतिकारी क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई नॉर्मली सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा रिफॉर्म, थोड़ा सा रिफॉर्म, ठीक है। इसके बाद बेटा है आपका 1857 का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यहीं से वो बात शुरू होती है क्योंकि इससे पहले सबसे पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। और आप जब इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको 1857 से ही शुरू करना पड़ेगा। हालांकि इसके पीछे की भी कई सारी घटनाएं हैं जो आपको जानना चाहिए, जो 1757 के बैटल ऑफ प्लासी और 1784 के बैटल ऑफ 1764 के बैटल ऑफ बक्सर से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि इसके जस्ट बाद 1764 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जहां पर ब्रिटिशर्स ने क्लियर कर दिया था कि शासन अब उन्हीं का होने वाला है, क्योंकि उन्होंने बंगाल के नवाब और मुगल सुल्तान शाह आलम द्वितीय को अपना गुलाम और पेंशनर बना दिया था। इसलिए डिसाइड हो गया था कि अब शासन कौन करने वाला है, किसका चलेगा शासन। और वहीं से जो यात्रा तय हुई, फिर उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल्स, उसके बाद सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन सब के योगदान ने धीरे धीरे भारत को बहुत कब्जे में ले लिया था। और भारत को कब्जे में लेने के बाद इन लोगों का मेन मोटिव था कि ब्रिटिश कल्चर को, ब्रिटिश लिटरेचर को और ब्रिटिश आधिपत्य को इतना बढ़ाया जाए कि ये भारतीय देखने में भारतीय रहें और ब्रिटिश कल्चर में घुल मिल जाए। इन सब के पीछे कई सारे सामाजिक आर्थिक कारण थे जिनकी वजह से वो लोग ऐसा कर रहे थे, क्योंकि हमारा समाज पिछड़ा था, हम लोग बटे हुए थे, हम लोग एक दूसरे की बुराइयों में लगे थे। तो तीसरा आके बताएगा ना, ना, ना तुम नहीं, तुम सही हो, और उसमें से एक को सही करके दूसरे से लड़ा दिया, बांटो और राज करो, जो आज भी चलता है। इसके साथ ही कई सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से भी 1857 की क्रांति हुई। सामाजिक कारण, समाज में गरीबी थी, लगान जबरदस्ती वसूला जा रहा था। आर्थिक कारण, किसानों से जबरदस्ती खेतियां कराई जा रही हैं, व्यापारिक खेती कराई जा रही है कि तुम वो माल बो, वो कच्चा अनाज, वो रॉ मटेरियल उगाओ जो ब्रिटेन को जरूरत है। चलो उसके बाद भी जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज थी वो कुछ भी प्रोड्यूस करती, सूती कपड़ा वगैरह बनाती, तो ब्रिटेन अगर भेजे तो उन पर लंबा टैरिफ और टैक्स लगता। जबकि ब्रिटेन का प्रोडक्ट जो मशीन से बना होता वो भारत आता तो उसके लिए दरवाजे खुले थे। ऐसे में भारतीय इकोनॉमी तो नीचे जानी थी। वो राजा महाराजा जो सब्सिडरी एयरलाइंस, लॉर्ड वेलेस्ली, हैदराबाद, ऐसे ही करके कितने राजाओं को उन लोगों ने अपने अधीन कर लिया, उनकी आर्मी हटवा दी, कहा हम आपको संरक्षण देंगे, आप वेस्टर्न कल्चर में जिए। फिर उन्होंने जो प्रोटेक्शन देना था अपने एरिया के लोगों को, अपने एरिया के एमएसएमई सेक्टर को, जो आज हम कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस,
तो वो जो छोटे लघु उद्योग वगैरह थे ना, उनको सपोर्ट जो राजा महाराजा अपना पोशाक और खानदान के लोगों का जो पोशाक बनवाते थे, वो तो खत्म हो गया। ऐसे में वो लोग टूट गए। आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, समुद्र की यात्रा करनी पड़ेगी आपको। अगर आप भारतीय हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी में आ रहे हैं तो आपको समुद्र की यात्रा, और उस वक्त समुद्र की यात्रा बुरी मानी जाती थी। इसके साथ ही साथ अचानक से खबर मिली वो चर्बी वाले कारतूस की, और चर्बी वाला कारतूस जो है इस विद्रोह का इनिशियल कारण माना जाता है, तात्कालिक कारण। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है इसे। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां और सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप, आर्थिक शोषण, नई राइफल कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी, इन दोनों ने हिंदू और मुसलमानों को भड़का दिया। और डिसाइड हुआ 10 मई की तारीख कि भैया अब वहां से आंदोलन होगा। लेकिन आंदोलन पहले ही कर दिया गया स्टार्ट मंगल पांडे के द्वारा। और ऐसे करते करते ये सभी एरिया में जितने लोग लड़ रहे थे, मेनली नॉर्थ इंडिया में ही रहा आपका। ये जो नॉर्थ इंडिया में जितना भी रहा आपका आंदोलन, इनमें सारे लोग बेटा अलग अलग एरिया के लिए लड़ रहे थे। इस वजह से कहा जाता है कि आंदोलन सफल इसलिए नहीं हो पाया कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं था। किस चीज की कमी थी? ऑर्गेनाइज नहीं था, डेट क्लियर नहीं था, डेट जो था वो सही नहीं था। दूसरा, इक्विपमेंट की कमी थी। भाई इनके पास नॉर्मल गोला बारूद के सामने नॉर्मल राइफल दी जाए सस्ती वाली, उधर तोप चल रहे हैं और इधर से कोई बंदूकी साफ करने में लगा है, तो जीत पाएगा? इसके साथ ही सारे डाकघर, सारे रेल, सारा डिपार्टमेंट किसका? अंग्रेजों का। तो भारतीयों को सहयोग मिल पाता? नहीं मिल पाता। आंदोलन इन लोगों ने अलग अलग डेट पे स्टार्ट किया। तो पहले अंग्रेजों ने यहां दबाया, फिर यहां दबाया, फिर यहां दबाया, अलग अलग जगह सेनाएं भेज दी। एक साथ करते तो ये लोग 1857 में ही टूट जाते। हम आजादी 15 अगस्त तो 1857 से मना रहे होते। समझ रहे? तो ऐसे में इन सब कमियों को जब आप देखेंगे बेटा, उसके बाद लीडरशिप की भी कमी आपको दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? बहादुर शाह जफर 80 साल का बूढ़ा आदमी, क्या सच में सोचने समझने की और लड़ाई लड़ने की ताकत है? नहीं है। तो उनकी जगह जनरल बख्त खान लड़ रहा है दिल्ली से, वो तो नहीं लड़ रहा है। उनको बस सुल्तान घोषित किया जाता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग लड़ रहे हैं। मैं अपनी झांसी नहीं देऊंगी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। बट रियलिटी ये है कि इसके फेल्योरिटी का कारण ऑर्गेनाइजेशन, डेट, इक्विपमेंट, लीडरशिप की कमी, और एरिया पूरे एरिया में नहीं फैला। और उसके बाद कुछ जमींदार, राजा महाराजा और पढ़े लिखे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। उन्हें लग रहा था कि हमसे हमारा राजपाट छूट जाए। तो आप बताइए, अगर ये सिलेबस है तो एग्जाम देना है, यानी नेशनल मूवमेंट चलाना है, और इस नेशनल मूवमेंट को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो आगे ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है कि नहीं स्टैब्लिश ऑल ओवर इंडिया में? देख रहे हो कनेक्टिविटी कैसे बैठ रही है तुम्हारे? मूल मंत्र को पकड़ो, मूल बात को, कि यहां सिलेबस क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, डेट की कमी है तो महात्मा गांधी जब भी चलते हैं तो डेट से आप चलते हैं, इक्विपमेंट चलते हैं, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वॉर करेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर वॉर, फिर रिलैक्स, क्योंकि लगातार कोई नहीं लड़ सकता। सिकंदर की सेना भी इसीलिए वापस चली गई भारत से, सिंधु नदी के आगे से ही, क्योंकि वो लगातार लड़ते लड़ते हार गई थी और सिकंदर मान ही नहीं रहा था। नहीं हम आगे बढ़ेंगे, सेना ने कहा बस भाई जीत लिया, बहुत कुछ हो गया, तो वो आगे नहीं आ पाए।
आप बताओ, इक्विपमेंट की कमी थी तो महात्मा गांधी को इस सिलेबस नहीं पता था कि डखाना उनका, ट्रेन उनकी, डिपार्टमेंट सारे उनके, गोला बारूद उनके पास, पूरी ब्रिटिश आर्मी उनके पास जो ट्रेंड है, पैसे उनके पास, पूरे देश पर अधिकार उनके पास, तो उनके सामने हम ठाए 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 करेंगे? तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, आपके पास ये हथियार है, हम पूरे देश को हथियार देंगे, नॉन वायलेंस, अहिंसा। दिया कि नहीं दिया? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मैंने कहा था ना कि जब मैं सेशन लूंगा तो अंदाजा हो जाएगा कि कितना डेप्थ में हम जानने वाले हैं और कॉन्सेप्ट को कितना क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि अगर ये ब्रेन डेवलप हो गया ना, तो फिर बेटा नेशनल मूवमेंट क्लियर, फैक्चुअल नॉलेज सारे क्लियर, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बंधा हुआ है। फिर बड़े बड़े नोट्स और पोथे बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहां पर बेटा लीडरशिप की कमी, तो महात्मा गांधी लीडर हो गए, सुभाष चंद्र बोस लीडर हो गए, इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद लीडर हो गए, इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। तो ऐसी लीडरशिप निकल कर आई कि नहीं आई? उसी दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के लिए आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना लीडर हो गए, लीडरशिप की कमी थी। ठीक है, नेतृत्वकर्ता की बात करें तो बहादुर शाह जफर, नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि। परिणाम यह सफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। अब यहां पर जरा सा नोट कर लीजिए, दिल्ली में बेटा जनरल बख्त खां थे, जनरल बख्त खां लीड कर रहे थे। नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर में। झांसी में आप एज यूजुअल जो लिखा है, झांसी की रानी। कुंवर सिंह बिहार, आरा, बिहार के आरा में। इसके अलावा बेटा, ठीक है, लियाकत अली इलाहाबाद, बेगम हजरत महल लखनऊ में लीड कर रही थी। ठीक है, इसके अलावा बेटा बख्त खां का बता ही दिया मैं, मंगल पांडे तो स्टार्टिंग था वो पॉइंट। इसके अलावा बेटा फैजाबाद, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला साहब। ठीक है, ये लोग लीड कर रहे थे। क्लियर है? चल, अब उस कमी को दूर करने के लिए क्या स्टैब्लिश हो रहा है? 1885 में स्टैब्लिश हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में एओ ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की गई। किसके नेतृत्व में? एओ ह्यूम के नेतृत्व में, और यह हुआ बॉम्बे में। और इसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। पहले अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उमेश चंद्र बनर्जी। और प्रारंभिक नेताओं का साथ मिला दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कुछ मेन लीडर रहे जो स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीडरशिप दी है। भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी और नागरिक स्वतंत्रता, शिक्षा और सामाजिक सुधार पर काम करना। इन लोगों का मेन मोटिव ये था कि हम लोग जो हैं अंग्रेज सत्ता से डिमांड करेंगे, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, अंग्रेजियत स्टार्ट हो गई थी 1858 से। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग सुधार की मांग करेंगे, डोमिनियन स्टेटस की मांग करेंगे। अदर कॉलोनी जो है ब्रिटिशर्स की, वो जितनी सुविधाएं पा रही, हम लोगों को क्यों नहीं मिलना, हम लोगों को भी मिलना चाहिए। तो स्टार्टिंग का फेज कहा जाता है बेटा कि ये डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग था। जितना डिमांड करते थे उतना सप्लाई मिल जाता था, थोड़ा बहुत। जैसे 1885 में एस्टेब्लिशमेंट के बाद ये लोग कहे कि थोड़ा भारतीयों की मेंबरशिप बढ़ाई जाए, भारतीयों को भी चुना जाए, सिविल सर्विसेज को यहाँ पे कराया जाए, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ों ही, आर्मी में खर्च कम किया जाए, एजुकेशन में खर्च बढ़ाया जाए। तो आप जब देखेंगे कि 1892 का एक्ट आता है तो इसमें कई सारे मैक्सिमम रिफॉर्म किए गए। इलेक्शन की बात की गई, इनडायरेक्ट इलेक्शन। फिर 1909 के एक्ट में और रिफॉर्म किया गया, 1919 के एक्ट में और रिफॉर्म किए गए। ठीक है,
1909 का एक्ट जो है मार्ले मिंटो, और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है बेटा। उग्रवादी राष्ट्रवाद 1905 से 1919 तक चला, जिसमें आप बंगाल का विभाजन भी देखते हैं, जिससे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को दो भागों में बांट दिया और 1911 में बंगाल विभाजन रिटर्न ले लिया गया। ठीक है, रिटर्न ले लिया गया वापस, और फिर 1912 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। 1912 में दिल्ली कैपिटल बन गई, क्योंकि पहले कलकत्ता कैपिटल थी अंग्रेजों के लिए। इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट स्टार्टेड। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं? अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट क्या क्या है बेटा, कि आखिर ये जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इसके आसपास कौन कौन सी घटनाएं हुई। ठीक है, इसके आसपास कौन कौन सी घटनाएं हुई, समझ रहे हैं? तो बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया, बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया। कब लिया गया था बेटा? बंगाल विभाजन को 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड ने बेटा इसे वापस ले लिया था। ठीक है, ठीक है बेटा। असल में लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन, इसने 19 जुलाई को ऐलान किया कि हम जो है बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 1905 को जो है विभाजन लागू कर दिया। बंगाल को दो भागों में बांटना, इधर था वेस्टर्न बंगाल और उधर था ईस्टर्न बंगाल। मेन मोटिव था लॉर्ड कर्जन का कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम को अलग करना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे, क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहे थे। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का ये टारगेट था। फाइनली 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे, उन्हीं के ड्यूरेशन में दिल्ली राजधानी बनी है। 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया गया और अगले साल 1912 में दिल्ली दरबार का गठन किया गया, और यहीं पर बेटा दिल्ली को क्या किया गया, भारत की कैपिटल घोषित किया गया। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू देश में बहिष्कार आंदोलन चलाए गए, अंग्रेजी कपड़े वगैरह जलाए गए, कहा गया कि हम भारतीय सिर्फ भारतीय लोगों का ही सामान यूज करेंगे। ठीक है, विभिन्न नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय प्रमुख थे। ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों का जलाना, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना प्रमुख था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी कहलाते हैं, पंजाब केसरी। लोकमान्य तिलक कहलाते हैं। ठीक है, और विपिन चंद्र पाल जी, ये सब लोग गरम दल के नेता थे। इन तीनों को मिलाकर लाल बाल पाल कहा जाता है। ठीक है, लाल बाल पाल। ठीक है, इसके साथ ही साथ बेटा आपके बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव स्टार्ट किए, गणेश उत्सव, शिव उत्सव। इसके अलावा मराठा और केसरी इनकी दो मैगजीनें थी। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्टैब्लिश की इन्होंने। ठीक है, लाला लाजपत राय, इनका योगदान रहा है पीएनबी बनाने में, पंजाब नेशनल बैंक बनाने में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में इनका देहावसान हो गया, देहावसान, मृत्यु हो गई। सैंडर्स ने इनके सर पे बहुत बार मारा था लाठी से, जिनका बदला आगे चलकर उधम सिंह ने लिया। उधम सिंह ने लंदन में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है बेटा, क्लियर है? एक चीज और पूछता है कि किसने कहा था कि मेरे सर पे पड़े हुए एक एक लाठी अंग्रेजी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील होगी, तो लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट। ठीक है, इसी बीच बेटा होम रूल लीग आंदोलन होता है, लेकिन उससे पहले पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा
कि 1915 में महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत आ गए थे। 9 जनवरी को भारत लौट आए थे। इसी वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के बाद 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट हुआ। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इस आंदोलन की शुरुआत की। मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से आत्मशासन यानी स्वशासन की मांग करना, होम रूल की मांग करना। और इसे आयरलैंड से आई हुई लेडी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक अलग अलग चला रहे थे। ठीक है बेटा, अलग अलग चला रहे थे। इसी के बाद एनी बेसेंट भारत के लोगों के साथ काफी जुड़ गई और पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1917 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ था, तो पहली बार बेटा क्या हुआ, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी, इसकी प्रेसिडेंट थी और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी। इज दैट क्लियर? समझ गए सारे लोग? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी। लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। ये क्या कह रहा है? दरअसल 1906 में क्या हुआ था बच्चा, कि मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश किया था। मुस्लिम लीग बना था सलीमुल्लाह खां और आगा खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खान एंड आगा खां, इन लोगों के नेतृत्व में 1906 में ढाका में जो है ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना के जस्ट बाद 1907 में क्या हुआ बेटा, कि सूरत में कांग्रेस का सेशन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ और रास बिहारी बोस इसके प्रेसिडेंट थे। रास बिहारी बोस इसके प्रेसिडेंट थे। इसी में क्या हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट को पूरे देश में फैलाने और नरम दल और गरम दल के बीच अध्यक्ष के पद, प्रेसिडेंट के पद को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और दो दल बन गए, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी नरम दल और गरम दल। यही जो विभाजन हुआ था, ठीक है, यही जो विभाजन हुआ था वो विभाजन यहाँ आकर के खत्म हो जाता है। यानी गरम दल और नरम दल वापस से लखनऊ समझौते में एक हो जाते हैं। और दूसरा जो 1906 में मुस्लिम लीग के बनने से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दूरी आ गई थी, वो दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़कर काम करने के लिए वापस से तैयार हो जाते हैं 1916 में। क्योंकि 1914 से लेकर 1918 का जो सेशन रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेटा, इसमें क्या किया गया कि पूरा आपका ऑटोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। उसके बाद बेटा आप देखेंगे कि खलीफा का पोस्ट छीन लिया गया। इसके बाद मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने साथ देना छोड़ दिया ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स का, और कांग्रेस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने पर बात करने लगे। ठीक है, इसी के बीच महात्मा गांधी का एरा स्टार्ट हो जाता है 1917 से लेकर 1942 तक, जिसमें यहाँ पर रॉलेट टैक्स से शुरू है। लेकिन इससे पहले आप सब जानते हैं महात्मा गांधी का सबसे पहला मूवमेंट चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन 1917। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी तीन कठिया प्रणाली में, यानी जितना भी आपका खेत है उसका 3/20 हिस्सा में आपको नील की खेती एट एनी हाउ करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ेगी नहीं या फिर अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में महात्मा गांधी को इसी 1916 के सेशन में एक आदमी थे बिहार के राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ला जी ने क्या किया बेटा, महात्मा गांधी से मिलकर कहा लखनऊ सेशन में 1916 में कि महात्मा गांधी जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, एक बार बिहार के लोगों की समस्या जानने के लिए चंपारण चलिए। तो महात्मा गांधी मोतिहारी पहुंचते हैं और वहां पर
पहला उनका सफल आंदोलन होता है चंपारण, जहां पर नील की खेती के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जाता है, कंपनियां वहां से वापस जाती हैं और हल्ला हो जाता है कि कोई महात्मा आ गए हैं, कोई भगवान आ गए हैं। ठीक है। 1918 में होता है खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट भी इनका सफल रहा। ठीक है। खेड़ा मूवमेंट आपका गुजरात के खेड़ा में हुआ था। ठीक है। 1918 में गुजरात में ही 1919 में हुआ है अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन यह प्लेग बोनस से रिलेटेड था। प्लेग बोनस से रिलेटेड था। और ये खेड़ा आंदोलन जबरदस्ती का लगान वसूलने का था, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था और अकाल पड़ने की वजह से कहा जाता है कि अगर 25% से ज्यादा फसल नष्ट हो गई है, ठीक है, तो ऐसे में कोई भी टैक्स रेवेन्यू नहीं कलेक्ट किया जाएगा। किसानों की 25% क्या उससे भी कम फसल हुई थी। ठीक है। और वो चाहते थे कि उनको बोनस दिया जाए। ठीक है। उनसे यह लगान न वसूला जाए। तो ऐसे में यह आंदोलन चला और ये भी सफल हुआ। अंग्रेजों को बात माननी पड़ी। अहमदाबाद में प्लेग बोनस के लिए लोग लड़ रहे थे। महात्मा गांधी का अहमदाबाद में भूख हड़ताल हुआ। भूख हड़ताल। और महात्मा गांधी का यह पहला हंगर स्ट्राइक था। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया इन अहमदाबाद मिल आंदोलन 1919। इसके जस्ट बाद बेटा रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट एक्ट आ गया और जलियांबाग हत्याकांड हुआ 23 अप्रैल 1919 को। 23 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई बेटा। लेकिन उससे पहले पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो होम रूल लीग मूवमेंट आप पढ़ रहे थे, इसी के जस्ट बाद एनी बेसेंट यहाँ पर अध्यक्षता करती हैं 1917 वाले में। यह पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है बेटा, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया तो इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और कहा गया इतना ज्यादा जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा है इसको रोकने के लिए कुछ करिए। तो फिर रॉलेट ने एक एक्ट की सिफारिश की, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया, जिसको था कि अंग्रेज जब चाहे जिसको कभी भी गिरफ्तार करके रख लेंगे, उसको न्यायालय नहीं जाने देंगे। बिना कार्यवाही, बिना वकालत, बिना दलील के कुछ भी आपको सरकार कैद करके रख सकती थी। तो इसी कानून को बिना अकील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। ठीक है। और इसी को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, काला कानून। इसी के विरोध में दो नेता लोग आंदोलन कर रहे थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक। तो सतपाल साहब जो हैं, यहाँ इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो पंजाब के बड़े फेमस लोग थे। और पंजाब के जलियांवाला बाग में इन्हीं दो नेताओं का समर्थन करने के लिए हजारों की भीड़ खड़ी होती है। और फिर जनरल ओडायर आता है और कहता है कि मैंने पहले से धारा 144 लगा रखी थी, जहां 4 लोग एक पास नहीं खड़े हो सकते, तो आप क्यों खड़े हुए। कोई बात नहीं, डायरेक्ट धाएं धाएं धाएं। और उसके बाद हजारों लोगों की हत्या हो गई। इस जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन बनाया गया था, हंटर आयोग। और इस हंटर आयोग का रिकमेंडेशन आकर और सरदर्द हो गया। इसने बजाय सजा देने के जनरल ओडायर को, उसको प्रमोट किया गया। ठीक है। बहरा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, निशंस हत्या की गई। और इस हत्या के उपलक्ष्य में बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। शंकर नायर ने बेटा क्या किया कि वाइसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दी। ठीक है। और रॉलेट एक्ट के तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल भेज सकती थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। कब बेटा? 13 अप्रैल 1919। ठीक है। अगला है असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। सरकारी नौकरियों, विद्यालयों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। लेकिन इससे जस्ट पहले बेटा खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया था। खिलाफत
मूवमेंट स्टार्ट किया गया। ठीक है, 1919 में ही वही बाल्कन क्षेत्र में आप वो क्या कहते हैं आपका ऑटोमन साम्राज्य में खलीफा का पोस्ट ले लिया गया था। मुसलमान इससे नाराज थे क्योंकि उनके धार्मिक गुरु थे। ऐसे में उनका सपोर्ट करने वापस से खलीफा का पोस्ट बहाल करने के लिए आंदोलन चल रहा था, तो महात्मा गांधी ने उसको समर्थन दिया ताकि मुसलमानों को और ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जा सके, जिसके लिए खिलाफत कमेटी बनी और उस खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी को ही बनाया गया था। ठीक है बेटा, ऐसे में खिलाफत कमेटी के रिकमेंडेशन पर जब बात नहीं बनी तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब नॉन कॉर्पोरेशन, कोई कॉपरेशन नहीं आपके साथ। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। सरकारी नौकरी, विद्यालय और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम लगातार अहिंसा को फॉलो करके आगे बढ़ते रहे तो हम जल्द ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन तभी 1922 में क्या घटना हुई, चौरी चौरा कांड हो गई और इसमें गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा गोरखपुर के पास लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को घेर कर जला दिया था, क्योंकि पुलिस वालों ने अत्याचार किया। बदले में कई सारे 20-22 आपके पुलिस कर्मियों की जलकर हत्या हो गई। महात्मा गांधी ने कहा यह पहाड़ों से बड़ी भूल थी, पहाड़ों से बड़ी भूल थी। और ये घटना हुआ था आज ही के दिन 4 फरवरी 1922 को, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद महात्मा गांधी को जेल हो गई। इनको जेल में रहना पड़ा कई सालों तक। फिर स्वास्थ्य कारणों के कारण इनको छोड़ा गया कुछ वर्षों के बाद। लेकिन इसी बीच 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी जो चाहते हैं कि जो 1919 का एक्ट आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उस पर जो इलेक्शन होने थे तो हम लोग भी इलेक्शन लड़े और मेंबर बने। तो इसमें एक थे रिफॉर्मिस्ट और एक थे बेटा आपका एक्सट्रीमिस्ट। रिफॉर्मिस्ट चाहते थे कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना तो हम लोग नहीं करेंगे, रचनात्मक कार्यक्रम चलाएंगे, गांव गांव जाके बताएंगे तुम्हारे असली दुश्मन ये दरोगा दरोगी नहीं है, अंग्रेज हैं। जबकि दूसरे चाहते थे कि अंग्रेजों की ही पार्टी का फायदा उठाकर, उनके पॉलिटिकल सिस्टम का फायदा उठाकर उनको कानून न बनाने दिया जाए, चुनाव लड़ करके उनको परेशान किया जाए सदन में। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में किया मोतीलाल नेहरू ने, नेहरू जी के पिता ने, मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन, ठीक है, इन लोगों ने किया। ठीक है बेटा, स्वराज पार्टी का गठन और फिर इलेक्शन में वो लोग पार्टिसिपेट भी किए। इसी के बाद जस्ट बेटा आता है 1924 का ईयर, और यह वो ईयर है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी ने किसी ईस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की है, तो बिल्कुल की है बेटा। बेलगांव कर्नाटक 1924 का जो सेशन हुआ था, इसके एकमात्र बार अध्यक्ष कांग्रेस के कौन रहे? महात्मा गांधी, एकमात्र बार अध्यक्ष यही रहे। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा जस्ट 1925 का सेशन आता है, और यही 1924 में बेटा क्या होता है ना आपका 1924-25 में ही आपका गठन होता है HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। चंद्रशेखर आजाद वगैरह उसको गठित करते हैं कानपुर में। ठीक है, 1925 में बेटा कानपुर का सेशन हुआ, कानपुर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, और इसमें फर्स्ट इंडियन फीमेल अध्यक्ष बने। फर्स्ट फीमेल तो एनी बेसेंट बन चुकी थी 1917 कलकत्ता सेशन। ठीक है, लेकिन पहली बार कोई भारतीय महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 कानपुर सेशन में बनी। कौन बेटा? फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है बेटा, क्लियर है। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट है आपका अगला फेज। अगला फेज है आपका, इससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़े, उसके पहले की कहानी पढ़ लेते हैं। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन ने बेटा रिकमेंडेशन किया कुछ बदलावों को लेकर के। इन बदलावों को बेटा साइमन कमीशन बात करने के लिए भारत आ रहा था कि भारत के लोगों के लिए और क्या बेहतर किया जाए, बट इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, कोई इंडियन नहीं था।
इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया, पूरे देश में इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक नारा दिया गया, साइमन गो बैक का नारा दिया गया और पूरे देश में आंदोलन चला। इसी बीच लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या हो गई सैंडर्स के द्वारा 1928 में, उनके ऊपर लाठियां चलाते चलाते। अब इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, रिपोर्ट सौंप दी तो फिर चर्चा होने लगी। लोग नहीं मान रहे थे, भारतीय ना मुस्लिम लीग तैयार था ना ही कांग्रेस तैयार थी। तो उस वक्त के 1928 में जो थे लॉर्ड ब्रिकेनहेड, लॉर्ड ब्रिकेनहेड जो थे आपके भारत सचिव के पोस्ट पर थे, भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी का पोस्ट जो 1858 के एक्ट से निकला था। उन्होंने चैलेंज दिया कि आप लोग खुद ही बटे हुए हैं, कोई अपना कमेटी बना के रिकमेंडेशन दीजिए ना कि भारत में कैसे रिफॉर्म हो। तब 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू कमेटी बनी, नेहरू कमेटी बनी और नेहरू कमेटी ने कई सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, अपर हाउस लोअर हाउस इलेक्शन, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज राइट, फंडामेंटल राइट्स, इन सब पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपी और चैलेंज को जवाब दिया। फिर बेटा उसके बाद 1929 आ गया। 1929 में लाहौर का सेशन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तय किया गया, दिसंबर में तय किया गया कि अगले साल यानी जस्ट एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और मनाया भी गया। रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया और भाषण दिए और यहीं पर पूर्ण स्वराज की बात आई। यहीं पर बेटा पूर्ण स्वराज डायरेक्ट पूछता है कि पूर्ण स्वराज के बारे में कहाँ बात की गई, तो लाहौर सेशन में बात की गई। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब ऐसे में यहीं पर कहा गया सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट स्टार्ट करने का राइट दे दिया गया महात्मा गांधी को। कहा गया कि अंग्रेज नहीं मानेंगे। महात्मा गांधी ने उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को संदेश भेजा और कुछ डिमांड मांगी। लॉर्ड इरविन ने उस डिमांड को ठुकरा दिया तो भारत में स्टार्ट हो गया सविनय आंदोलन। लेकिन इधर भारत में, नोट करिए पहले ये सारे पॉइंट नोट करिए। हो गया बेटा, चलिए। लेकिन इधर भारत में सविनय अवज्ञा मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था और उधर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर 1930 से स्टार्ट हो गया लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन, जिसमें 1930, 31 और 32 तक चला। इस सेशन में और इस सेशन में कांग्रेस नहीं गई, कांग्रेस सिर्फ गई बेटा सेकेंड सेशन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही ओनली कांग्रेस गई थी। बाकी तीनों की बात करें तो बी आर अम्बेडकर तीनों में गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की यात्रा की शुरुआत की। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी गुजरात के दांडी पहुंचे और यहीं पर उन्होंने नमक सत्याग्रह के तहत नमक कानून को तोड़कर लोगों को जोड़ने की बात की और यहाँ से ब्रिटिश सरकार को कुछ हद तक झुकना पड़ा और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के बाद बेटा महात्मा गांधी राजपूताना जहाज से, देखो क्या क्या याद है दिमाग में, सब बता रहा हूं तुम्हें बिना कोई कॉपी किताब देखे। कहीं कुछ देख रहा हूं, कहीं कुछ नहीं बेटा, सब तुम लोगों के लिए है, फायदा उठाओ। तो गांधी जी राजपूताना जहाज से गए, राजपूताना जहाज से पहुंच गए बेटा इंग्लैंड और वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात की, बात नहीं बनी, वापस आ गए और वापस आकर के सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनको गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया गया पुणे, और यरवदा जेल पुणे में डालने के बाद उनके साथ क्या किया गया, यरवदा जेल पुणे में डालने के बाद उनको गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक है बेटा, यरवदा जेल में पड़ गए, गिरफ्तार हो गए। अब इधर बेटा जैसे ही 1932 का थर्ड सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो उस वक्त का जो पीएम था ब्रिटेन का, रैमजे मैकडोनाल्ड,
रैमजे मैकडोनाल्ड। उसने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट ऑफ इंडिया है, हम उसके लिए जिस तरह 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत मुसलमानों को एक अलग राइट दिया गया इलेक्शन का, सेपरेट इलेक्टोरेट का, वैसे ही हम शेड्यूल कास्ट को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी शेड्यूल कास्ट को सिर्फ शेड्यूल कास्ट चुन पाएगा। ऐसे में इसी को कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड किसने दिया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, इस बात को लेकर बहुत खुश हुए। ठीक है, इस बात को लेकर बहुत खुश हुए बी आर अम्बेडकर साहब। लेकिन इधर गांधी जी ने जब सुना कि शेड्यूल कास्ट को हिंदुओं से अलग किया जा रहा है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और वह यरवदा जेल में थे, वहीं भूख हड़ताल पर बैठ गए। तब एमजे जयकर साहब, राजेंद्र प्रसाद की सिफारिश पर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी की मुलाकात हुई पुणे के इसी यरवदा जेल में। जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठे, उन्होंने अम्बेडकर को समझाया कि आज तुमने एक बार इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिलवा दिया अम्बेडकर, तो ये समाज हमेशा के लिए बट जाएगा और हिंदू उसको और ज्यादा प्रताड़ित कर सकते हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इनको हम और रिफॉर्म करके क्यों ना रिजर्वेशन करके कुछ सीट तुम ले लो, लेकिन समाज को मत बांटो, धर्म के अंदर इनको रहने दो, बटने मत दो। हाँ, छुआछूत की ये जो बीमारी है इसको खत्म करना होगा। ठीक है, जो अपने हरिजन नामक पत्रिका में वह लिखते भी थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो ऐसे में बेटा 24 सितंबर, यहां लिख रहा हूं, 24 सितंबर 1932 को हुआ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के बीच, याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। जस्ट बेटा इसके बाद फिर क्या हो जाता है, 1942 पढ़ने से पहले 1935 का एक्ट आ जाता है। इस एक्ट में बेटा सुप्रीम कोर्ट को बनाने की बात, आरबीआई को बनाने की बात, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से कहा गया आप फ्री हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग सरकार बनाएंगे उनको कहा गया कि एक ट्रांसवर्स लिस्ट होगा और एक बेटा कंजर्व लिस्ट होगा, यानी प्रोटेक्टेड लिस्ट। इस पर कानून सिर्फ ब्रिटिश बनाएगी, क्राउन बनाएंगे और गवर्नर बनाएंगे। ट्रांसवर्स लिस्ट आप लोग बना लीजिए, नॉर्मल प्रशासन वगैरह चलाइए, लेकिन रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना, पैसा वैसा वाला मामला तो हम ही देखेंगे। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर की गई। यूनियन बनाने की बात की गई कि एक संघ बनाया जाएगा, स्टेट में इलेक्शन कराए जाएंगे। इसके बाद बेटा पूरे स्टेट में इलेक्शन हुए। 1939 में वापस से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की वजह से सारे कांग्रेस गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश हुई थी सभी स्टेट में 1935 के इलेक्शन से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, फिर पाकिस्तान बनाने के लिए मांग करने वाली मुस्लिम लीग ने खुशी मनाया, खूब खुशियां मनाई इन लोगों ने। ठीक है, और पाकिस्तान दिवस मनाया 23 मार्च को। 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस ये लोग मनाए। ठीक है, लेकिन बेटा एक पॉइंट आपका छूट गया उधर, मुझे अभी याद आ रहा है कि जब 1931 में एक सेशन हुआ था कराची का सेशन हुआ था बेटा। कराची का सेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। लेकिन इससे जस्ट पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी बेटा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई थी। और उसके बाद कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सेशन हुआ, जहां फंडामेंटल राइट की बात की गई और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की बात की गई। इसी के बीच बेटा और क्या घटनाएं हुई थी? 31 हो गया, 32 हो गया, हाँ याद है। 1928 में, इससे जस्ट पहले बेटा गुजरात के बारदोली में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह में वुमेन्स का आंदोलन चल रहा था सत्ता के खिलाफ, और उस जगह वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, मदद की, महिलाओं का साथ दिया। तो इन्हीं महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था।
तब से वह सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? उसके बाद बेटा ये सारे मामले हुए आपके, ठीक है, और 1935 का एक्ट आ गया, फिर उसके बाद ये सब मामले हुए आपके, ठीक है, फिर 1936, 37, 38, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो ये लोग इस्तीफा दे दिए। फिर उसके बाद बेटा फाइनली 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, और पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे, विनोबा भावे, सेकंड बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड बने ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने इसलिए चलवाया ताकि अंग्रेजों को बता देना था कि तुमको एक और मौका दे रहे हैं, इस देश को आजाद कर दो, रिफॉर्म कर दो, वरना हम लोग साइलेंटली बता रहे हैं कि हम तुम्हारा विरोध अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम वार में उलझे हुए, हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन वार खत्म होने के बाद हमें आजादी चाहिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट एक्शन होगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इस वक्त गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनलिथगो। क्यों बता रहा हूं ऐसा? क्योंकि बेटा इसी ड्यूरेशन में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव, यानी भारतीयों की मदद लेने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लालच दिया। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त अवार्ड के तहत कहा कि आप लोगों के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी, यानी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जो बात अंग्रेजों ने स्वीकार की कि आपको आजादी मिलेगी और उसके लिए आपका अपना संविधान बनाने के लिए एक सभा गठित की जाएगी, वो अगस्त प्रस्ताव था लॉर्ड लिनलिथगो का। ठीक है, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद बेटा बात नहीं मनी तो 1942 में आया क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके जो है अध्यक्ष थे, स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। बात नहीं बनी, आजादी की कोई बात उन लोगों ने की नहीं, बस सपोर्ट दीजिए हमको क्योंकि हम युद्ध लड़ रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद बेटा वो लोग चले गए, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, और फिर महात्मा गांधी ने देश में कहा कि अब करो या मरो की स्थिति है। पहले ये सारे पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, उन्होंने कहा कि अब करो या मरो की स्थिति है, तो अब हम नहीं मानेंगे। तो 1942 में करो या मरो स्टार्ट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट, ब्रिटिश सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और फिर यह आंदोलन जनता के हाथों में चला गया। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कई सारी चीजें हुई, स्वतंत्रता और विभाजन 1945-47 में क्लियर हो गया कि अब इस देश का विभाजन होगा। विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीते पर चुनाव हार गए ब्रिटेन में, लेबर पार्टी की सरकार बनी, वो लोग थोड़ा लिबरल थे, और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने कहा कि हम 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन इसी बीच कैबिनेट मिशन भेजा गया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आई, लेकिन असफल रही क्योंकि ये लोग भी आजादी की बात नहीं की, अंतरिम सरकार बनाने की बात की। लेकिन मुस्लिम लीग इसमें आ नहीं रही थी, मुस्लिम लीग सिर्फ कह रही थी हमको अलग चाहिए। ठीक है, अलग ही चीज होना चाहिए हमारे लिए, अलग पाकिस्तान बने। बहुत मनाने उनाने के बाद यहाँ पर फाइनली डिसीजन हो गया, लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन आए, और नेहरू और जिन्ना और तमाम कांग्रेस के लीडरों से बात करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की मीटिंग में एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हमको विभाजन स्वीकार है, देश का कोई एक अंग, अगर शरीर का कोई एक अंग सड़ जाए तो काट के फेंक देना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल का है। तो विभाजन के लिए सिर्फ कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उस वक्त की सारी विचारधारा और कंडीशन जिम्मेदार थी। ठीक है बेटा, खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टेटमेंट है जो मैंने बताया आपको। 15 अगस्त 1947 का डेट डिसाइड किया गया माउंटबेटन के द्वारा, और ये घोषणा की गई 3 जून 1947 को, जिसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से इन्होंने घोषणा की कि अब भारत का विभाजन होगा, और इसके लिए सीमा आयोग बनाया गया, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनी वह रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बनाई गई, तो इसको रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इससे पहले कई सारे नेवल 1946 का नेवी का विद्रोह हुआ था, नेवी के लोगों का, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उस पर। इसके साथ ही साथ बेटा इसी बीच 1946 में आपका लाल किला का केस चला था, लाल किला केस, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्टैब्लिश की गई आर्मी का
3 लोगों के ऊपर केस चला रहे थे लोग, क्योंकि उन लोगों को कैद करके लाया गया था जब 1943 में भारत की स्वतंत्रता की बात सामने आने लगी और आप इंडियन नेशनल आर्मी के प्रमुख बन गए सरदार सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन उससे पहले सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ 1938 और 39 भी है, त्रिपुरी अधिवेशन जहां वो अध्यक्ष बने, कांग्रेस से कॉन्फ्लिक्ट हो गया और 1940 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है बेटा, क्लियर है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल किताब भी लिखे हुए हैं। फिर उन्होंने महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता कहा था। सरदार सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है राष्ट्रपति वर्ड। इज दैट क्लियर? समझ गए बेटा। तो फिर उसके बाद उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की और फिर इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। गांधीवादी, गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन अहिंसक बना, संपूर्ण जन भागीदारी, सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया, किसान, महिलाएं, युवा, वैचारिक विविधता आई, नरमपंथी, गरमपंथी, क्रांतिकारी, तीनों धड़ों का योगदान है भाई। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की शक्ति कम हो गई और भारत को स्वतंत्र करने के लिए उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया और लेबर पार्टी और क्लीमेंट एटली का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसके अलावा अन्य घटनाक्रम बेटा, प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया, बक्सर के युद्ध, कंपनी ने बंगाल, अवध और मुगल शासकों को पेंशनर बना दिया। क्लियर हो गया कि अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन का कब्जा, ब्रिटिश प्रशासन का कब्जा स्टार्ट हुआ। 1770 रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर बेटा आपका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 93 स्थायी बंदोबस्त, जमींदारों को दे दिया गया अधिकार, लूटने लगे, खसोटने लगे। मराठा बचे थे, मराठाओं का भी 1818 में अंत कर दिया गया। अब पूरा क्लियर होगा कि अब यहां से अंग्रेजी शासन करेंगे। फिर उसके बाद बेटा 67 इंडियन लीग की स्थापना, कांग्रेस से पहले कुछ संगठन बने थे, तो कौन उनका इस्टेब्लिशर था? दादा भाई नौरोजी। इंडियन लीग, भारतीय एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 85 में बनी है। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे बेटा 1893 में और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। इसके अलावा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन की बात करें तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? वैसे तो बहादुर शाह जफर लीडर बनाए गए थे, पर ओरिजिनली बेटा जनरल बख्त खान थे, बख्त खान थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बेटा आपका बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग मूवमेंट चलाने वाले और गणेश उत्सव स्टार्ट करने वाले, उनका स्टेटमेंट है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1 जुलाई से स्टार्ट करने की बात की गई, लेकिन तभी बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया था, तो तिलक फंड भी बनाया था महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? 1929 लाहौर सेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी, झंडा फहराना, स्वतंत्रता दिवस। इसी वजह से हम रिपब्लिक डे के लिए 26 जनवरी चुनते हैं। दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा है? ये बेटा आपका सविनय आंदोलन से जुड़ा है, 12 मार्च से 6 अप्रैल। ठीक है। तो इस तरह बेटा ये था आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे, फैक्ट को देखे। मजा तो जरूर आया होगा। इस तरह यह सेशन आपका लगातार चलने वाला है, देखना मत भूलिएगा। इस तरह के सेशन कल आने वाला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों ये सभ्यता इंपॉर्टेंट है और क्यों कहा जाता है सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी थी जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। तो देखना मत भूलिएगा कल का सेशन। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।